प्यारे बच्चों, ये वो क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में 4 नंबर दिलाएगा। इस चैप्टर से निबंधात्मक क्वेश्चन आने वाला है और वो कुछ इसी प्रकार में से आएगा, या तो एम्पियर का नियम और एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग में से, बायो सावर्ट का नियम, बायो सावर्ट के नियम के अनुप्रयोग, एक आपका चल कुंडली धारा मापी। तो इनको अच्छी तरीके से आपको समझकर और अच्छी तरीके से डेरिवेशन को बार बार सोल्व करके जाना है। इससे पहले हमने बायो सावर्ट के नियम और उसके अनुप्रयोग वाली डेरिवेशन कंप्लीट कर ली है। आज हम करने वाले हैं एम्पियर का नियम और एम्पियर के नियम से परिनलिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया और निबंधात्मक क्वेश्चन के रूप में 4 नंबर में पूछा जाएगा आरबीएससी बोर्ड के लिए। तो आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इसीलिए आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू रखने के लिए आप इस चैनल को पूरा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिए। आज का ये क्वेश्चन है, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। एक अत्यधिक लंबी धारावाही परिनलिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, आवश्यक चित्र भी बनाइए। तो सबसे पहले हमें लिखना है एम्पियर का नियम। तो एम्पियर का नियम क्या होता है? किसी बंद एम्पीरियन लूप से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उसमें प्रवाहित धारा के बीजगणितीय योग का म्यू नोट गुणा होता है। तो देखो, किसी एम्पीरियन लूप है उससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का समाकलन उससे गुजरने वाली धारा के बीजगणितीय योग का म्यू नोट गुणा, यानी कि बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का समाकलन है वो म्यू नोट सिग्मा आई के बराबर होगा। ये हो गया आपका एम्पियर का नियम। अभी हमारा क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ है, ये तो हमारा इस पे अलग अलग पार्ट में पूछा गया, तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है केवल। अब हमें मुख्य इसकी जो डेरिवेशन पूछी गई है कि परिनलिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। तो हमने हेडिंग डाली है परिनलिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। तो ये हमारे पास परिनलिका है, एक आदर्श परिनलिका जिसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य है। इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या है? शून्य है। और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें धारा अंदर की ओर जा रही है और यहां से बाहर की ओर आ रही है। इस डायग्राम को हम और किस प्रकार बना सकते हैं? तो जैसे जहां से धारा प्रवेश कर रही है वहां पर हम लगा सकते हैं क्रॉस। यहां पर नीचे क्या लगा सकते हैं? हम क्रॉस लगा सकते हैं इस प्रकार। और धारा जहां से बाहर निकल रही है वहां पर हम क्या लगा सकते हैं? डॉट। तो यहां पर डॉट बना देते हैं। अब इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र कितना है? तो बाहर आदर्श परिनलिका होती है, इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र होता है शून्य। और भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो भीतर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। अब एम्पियर का नियम लगाने के लिए हम क्या करेंगे? एक एम्पीरियन लूप की कल्पना कर लेंगे कुछ इस प्रकार। ये हमने एम्पीरियन लूप की कल्पना कर ली जिसका नाम है पी क्यू आर एस, और इस प्रकार इनमें धारा प्रवाहित हो रही है। यहां तक क्लियर हुआ? तो सबसे पहले इसकी हम थ्योरी लिख देते हैं। थ्योरी क्या लिखेंगे कि चित्रानुसार एक एल लंबाई और एन फेरों वाली एक परिनलिका जिसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य है और भीतर चुंबकीय क्षेत्र नियत है, इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले थ्योरी लिखते हैं। चित्रानुसार एक आदर्श परिनालिका जिसकी लंबाई L है
तथा पैरों की संख्या कैपिटल N है। I धारा इसमें परिनलिका में प्रवाहित हो रही है। धारा I परिनलिका में प्रवाहित हो रही है। परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, PQRS एक एम्पीयर रूप की कल्पना करते हैं एम्पीयर का नियम लगाने के लिए। तो एम्पीरियन लूप PQRS की कल्पना करते हैं। अब ध्यान देना, अब हम इस एम्पीरियन लूप की कल्पना करने के पश्चात एम्पीयर का नियम लगा सकते हैं। तो एम्पीयर का नियम क्या होता है, B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा I। अब हम इसके अलग अलग पार्ट के लिए, पहले PQ भाग के लिए, फिर QR के लिए, RS के लिए और S और P के लिए एम्पीयर का नियम लगाते हैं। तो इस प्रकार लिखेंगे, एम्पीयर के नियम से सबसे पहले समाकलन किस वाले भाग के लिए, PQ भाग के लिए। तो यहां पर नीचे लिख देते हैं PQ। अब एम्पीयर का नियम क्या है, B वेक्टर डॉट dl वेक्टर। तो डॉट हटाओगे तो cos थीटा लगाओगे, तो यहां पर क्या लगाओगे, B dl cos थीटा। थीटा के स्थान पर देखो, PQ भाग के लिए सबसे पहले PQ भाग के लिए ले रहे हो तो थीटा देखो, चुंबकीय क्षेत्र और PQ एक ही दिशा में है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है और PQ एक ही दिशा में है तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। प्लस समाकलन, ये भाग ले लिया, अब कौन सा भाग ले, QR भाग ले, तो यहां पर लगा दो QR और B dl cos। अब QR भाग ये तो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, तो थीटा 90 डिग्री ले लो, यहां पर 90 डिग्री। प्लस में इंटीग्रेशन करना है B dl SR के लिए। अब किसके लिए, SR के लिए, तो वही B dl cos थीटा। लेकिन यहां बाहर तो चुंबकीय क्षेत्र कितना है, 0 है, तो बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0 है, तो 0 को dl cos थीटा लिखोगे ना, तो क्या हो जाएगा, वैसे भी 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही हो जाएगा ये पार्ट तो आपका। तो यहां पर 0 इंटू dl cos थीटा प्लस में SR भाग हो गया। अब कौन सा रह गया, SP। तो SP ये हो जाएगा B dl cos 90 डिग्री, क्योंकि ये भाग भी इस चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, लंबवत है। इक्वल क्या हो जाएगा, म्यू नॉट सिग्मा I हो जाएगा। बिल्कुल यहां तक अच्छी तरीके से समझ में आया, हर एक स्टूडेंट को क्लियर है, क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। देखो cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, cos 0 का मान होता है 1। तो यहां पर हमें क्या प्राप्त होगा, B इंटीग्रेशन dl। इस वाले पार्ट के कारण क्या हो जाएगा, cos 90 का मान 0, तो ये पार्ट आपका 0 हो जाएगा और ये 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा।
cos 90 का मान ये भी 0 हो जाएगा। केवल और केवल PQ भाग के कारण आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो आएगा, इसके एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नोड। अब परिनलिका में n फेरे हैं तो एक लूप में I धारा प्रवाहित हो रही है, तो n लूप में कितनी हो जाएगी, n I। अब dl इसके स्थान पर क्या लिख सकते हो, dl का समाकलन का मतलब हो जाएगा इसकी पूरी परिनलिका की लंबाई कितनी है, कैपिटल L। तो यहाँ पर आप पूरे पार्ट के स्थान पर कैपिटल L लिख सकते हो। तो B इक्वल टू म्यू नोड एन आई अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैपिटल L लिखोगे उसका लगा देना भाग, तो ये आ जाएगा परिनलिका के x पर चुंबकीय क्षेत्र। अब यहाँ n अपॉन L है, इसे क्या लिखते हैं, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। इसे आप स्मॉल n से भी लिख सकते हो, जो आपने लिखा ना n बटा L, इसे आप क्या लिख सकते हो, n बटा L है, इसे स्मॉल n से भी लिख सकते हो, इसे बोलते हैं एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो b x पर चुंबकीय क्षेत्र कितना आ जाएगा, x पर आ जाएगा म्यू नोड स्मॉल n I। यह आ जाएगा परिनलिका के x पर चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए एक बार मैं इसको फिर से क्लियर कर देता हूं, बिल्कुल आसान है और एग्जाम में 4 नंबर में आता है, निबंधात्मक का क्वेश्चन आएगा, तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से एक दो बार सोल्व करना है। सबसे पहले एम्पियर का नियम लिखना है, किसी बंद एम्पीरियन लूप से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन उसमें प्रवाहित धारा के म्यू नोड गुणा का होता है। ये तो एम्पियर का नियम हो जाएगा, बिल्कुल इजी। एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो सबसे पहले हमने एक पी क्यू आर एस एम्पीरियन लूप की कल्पना कर ली, अलग अलग पी क्यू भाग के लिए एम्पियर का नियम लगा दिया, बी डी एल कोस थीटा, तो दोनों एक ही दिशा में पी क्यू और चुंबकीय क्षेत्र, तो कोस 0 हो गया और यहाँ पर कोस 90 हो जाएगा, बाहर वैसे भी चुंबकीय क्षेत्र 0 है तो ये पार्ट वैसे भी 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी 90, कोस 90 का मान 0 रहता है तो ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये भी 0, केवल और केवल बी डीएल रह जाएगा। डीएल बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है, कैपिटल एल, तो एल का इसमें भाग लगाओगे, एन बटा एल होता है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, जिसे स्मॉल एन से लिख सकते हैं, तो अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा म्यू नोड एन आई। प्यारे बच्चों, यदि ये डेरिवेशन आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, फॉर ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू प्यारे बच्चों। यदि आपको किसी क्वेश्चन में कोई ऐसी डेरिवेशन जिसमें आपको बार बार कंफ्यूजन हो रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से नोट डाउन कर दें, ताकि मैं आपका कमेंट देखकर और उसको अलग से सोल्व करवा दूं। बाकी अच्छी तरीके से मेहनत करते रहिए, आपके एग्जाम काफी निकट है। थैंक यू।